दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी है उरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की, जो फ्लाइट के कुछ घंटों बाद बर्फीले पहाड़न के चोटियों से टकराकर क्रैश हुआ था। उरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की दुर्घटना, जिसे अक्सर एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या सिर्फ एंडीज क्रैश के रूप में जाना जाता है, 20वीं सदी की सबसे दर्दनाक जीवित रहने की कहानियों में से एक है। 13 अक्टूबर 1972 को 45 यात्रियों और चालक दल को ले जाने वाला एक फेयरचाइल्ड FH-22-7D विमान चिली और अर्जेंटीना के बीच स्थित दूरस्थ एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्रियों में एक उरुग्वायन रग्बी टीम के सदस्य, उनके दोस्त और परिवार शामिल थे। 72 दिनों की अवधि में जीवित बचे लोगों को अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें शून्य से नीचे तापमान, हिमस्खलन और जीवित रहने के लिए नर भक्षण का कठोर निर्णय शामिल था। यह केस स्टडी दुर्घटना की घटनाओं, जीवित रहने की रणनीतियों, बचाव अभियान और आपदा के बाद के प्रभावों की जांच करती है। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 उरुग्वे के मोंटेवीडियो में कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। यह विमान ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम के सदस्यों और उनके दोस्तों और परिवार को एक मैच के लिए चिली के सैंटियागो ले जा रहा था। विमान फेयरचाइल्ड FH-22-7D था, जो कि विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। हालांकि यह उड़ान सामान्य नहीं थी। विमान का मार्ग एंडीज पर्वत को पार करना था, जो कि अपने खतरनाक मौसम और ऊंचे शिखरों के लिए जाना जाता है। 12 तारीख को खराब मौसम के कारण विमान को अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकना पड़ा। अगले दिन मौसम कुछ साफ हुआ और उड़ान फिर से शुरू की गई, लेकिन पहाड़ों के ऊपर के हालात अभी भी आदर्श से काफी दूर थे। 13 अक्टूबर 1972 को लगभग 3:21 विमान ने एंडीज पर्वत के ऊपर गंभीर वायुगतिकीय अशांति का सामना किया। पायलटों को लगा कि उन्होंने पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया है और वे सैंटियागो की ओर उतरने लगे, लेकिन एक नेविगेशनल त्रुटि के कारण वे अभी भी पर्वत श्रृंखला के भीतर थे। जल्द ही विमान एक पर्वत शिखर से टकरा गया, जिससे दोनों पंख टूट गए और विमान का धड़ एक खड़ी ढलान पर लुढ़क गया। इस टक्कर से विमान में सवार 45 में से 12 लोग मारे गए, जिनमें सह पायलट भी शामिल थे। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जीवित बचे लोग खुद को पृथ्वी के सबसे दूरस्थ और कठोर पर्यावरण में पाते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था और सीमित संसाधनों के साथ उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। दुर्घटना के तुरंत बाद जीवित बचे लोगों को अपनी चोटों, ठंड और ऊंचाई से निपटना पड़ा। उन्होंने मलबे से जो कुछ भी बचा था उसे इकट्ठा किया, जिसमें खाना, कंबल और कपड़े शामिल थे। भोजन की आपूर्ति बहुत ही सीमित थी, जिसमें कुछ चॉकलेट बार, शराब और कुछ अन्य छोटे सामान शामिल थे। जीवित बचे लोगों ने भोजन को बांट लिया, लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि यह लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें दुर्घटना के मनोवैज्ञानिक आघात से भी जूझना पड़ा। कई लोग सदमे में थे और दोस्तों और परिवार के सदस्यों के खोने का दर्द उनके ऊपर भारी पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने जल्दी से खुद को संगठित किया और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने विमान के धड़ को अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया और एक साथ रहकर और सीटों से इंसुलेशन का उपयोग करके गर्म रहने का प्रयास किया। जब विमान सैंटियागो में नहीं पहुंचा तो खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि खोज क्षेत्र विशाल था और बर्फ में सफेद रंग का विमान देख पाना लगभग असंभव था। 8 दिनों के बाद खोज को बंद कर दिया गया और जीवित बचे लोगों को मृत मान लिया गया। बचाव कर्मियों को पता नहीं था कि जीवित बचे लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रात में तापमान अक्सर -30 डिग्री से नीचे गिर जाता था और ऊंचाई के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ रहा था। दुर्घटना के बाद के दिनों में कई घायल लोगों ने दम तोड़ दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जीवित बचे लोगों को एक भयानक दुविधा का सामना करना पड़ा। जब उनके पास कोई भोजन नहीं बचा और बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उन्हें अविश्वसनीय फैसला लेना पड़ा: नरभक्षण। इस विचार को शुरू में घृणा के साथ खारिज कर दिया गया था, लेकिन जीवित बचे लोग जानते थे कि उनके बचने की एकमात्र उम्मीद अपने मृत दोस्तों और परिवार के शरीर का उपभोग करना है। यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। अधिकांश जीवित बचे लोग युवा पुरुष थे
जो कैथोलिक पृष्ठभूमि से थे और नरभक्षण का विचार उनके धार्मिक और नैतिक विश्वासों के खिलाफ था। हालांकि उन्होंने इसे एक आवश्यकता के रूप में देखा, न कि अपवित्रीकरण के रूप में। उनका मानना था कि जो लोग मर गए थे वे चाहते कि दूसरे जीवित रहें, भले ही इसका मतलब उनके अवशेषों का उपभोग करना हो। जीवित बचे लोगों ने विमान की खिड़कियों से टूटे हुए कांच का उपयोग करके शवों से मांस के टुकड़े काटे, जिन्हें वे धूप में सुखाकर खाते थे। मांस ने उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान की। इस भयावह रणनीति ने उन्हें हफ्तों तक जीवित रखा, लेकिन इसका मानसिक प्रभाव बहुत गहरा था। दुर्घटना के 2 हफ्ते बाद 29 अक्टूबर को एक हिमस्खलन ने उनके शिविर पर हमला किया, जिससे 8 और लोग मारे गए और धड़ को कई फीट बर्फ के नीचे दफन कर दिया। हिमस्खलन ने उनके बचा हुआ आश्रय को नष्ट कर दिया, जिससे बचे हुए लोग ठंड के सामने असुरक्षित हो गए। इसके बावजूद वे खुद को बाहर निकालने और जीवित रहने के लिए संघर्ष जारी रखने में सफल रहे। हिमस्खलन ने समूह को शारीरिक और भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया। वे पहले ही बहुत कुछ खो चुके थे और अब उनके सामने और भी कठिन चुनौतियां थीं। फिर भी इस विपत्ति के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसे बांटते रहे और किसी भी तरह से गर्म रहने की कोशिश की। दिसंबर के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि वे खुद ही पहाड़ों से बाहर निकलकर मदद खोजें। 3 जीवित बचे लोग, नंदो पराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो टिंटिन विजिंटन, ने यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कई हफ्तों तक कम भोजन पर जीवित रहने के बाद उन्हें पता था कि उन्हें यात्रा के लिए अपनी सारी ताकत की आवश्यकता होगी। 12 दिसंबर को काफी विचार विमर्श और तैयारी के बाद तीनों ने यात्रा शुरू की। उनके पास केवल एक स्लीपिंग बैग था, जिसे विमान में मिले इंसुलेशन से बनाया गया था, और थोड़ा सा खाना। 3 दिन बाद विजिंटन ने महसूस किया कि उनके पास मौजूद सामान लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने क्रैश साइट पर वापस जाने का फैसला किया और पराडो और कैनेसा को आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। 10 दिनों तक पराडो और कैनेसा ने कठिन रास्तों पर संघर्ष किया, थकावट, भूख और कड़ाके की ठंड से लड़ते हुए। उन्होंने कई शिखरों को पार किया। प्रत्येक शिखर पिछले से अधिक कठिन था और अंततः एंडीज की तलहटी में उतरे। 20 दिसंबर को उन्हें अंततः एक चिल्ली के चरवाहे सर्जियो कैटेलन से मुलाकात हुई। कैटेलन, जो उनके पतले और थके हुए हालत को समझ नहीं पाया, ने उन्हें रोटी दी और अगले दिन मदद लेकर वापस आया। पराडो और कैनेसा को एक पास के गांव में ले जाया गया, जहां वे अंततः अधिकारियों को अन्य जीवित बचे लोगों की स्थिति की जानकारी दे सके। 22 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के 2 महीने से भी अधिक समय बाद एक बचाव अभियान शुरू किया गया। हेलीकॉप्टरों को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया और बचे हुए पहले समूह को सुरक्षित निकाला गया। बचाव अभियान अगले 2 दिनों तक जारी रहा, जिससे अंततः 45 में से 16 यात्रियों को बचाया गया। बचे हुए लोगों को सैंटियागो के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उन्हें कुपोषण, निर्जलीकरण, फ्रोस्टाबाइट और अन्य चोटों के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त हुआ। उनकी कहानी जल्द ही दुनिया भर में फैल गई, जिससे जनता की कल्पना पर कब्जा हो गया और अत्यधिक उपायों के कारण प्रशंसा और विवाद दोनों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट 571 के बचे हुए लोग सभ्यता में लौटने के बाद भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें उस आघात से उबरना पड़ा जो उन्होंने सहा था और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के साथ संघर्ष किया, क्योंकि कुछ लोग उनके नरभक्षण के निर्णय की आलोचना कर रहे थे, जबकि अन्य इसे जीवित रहने की मानव इच्छा का प्रतीक मानते थे। उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 का हादसा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाता है। इस हादसे के दौरान बचे हुए लोगों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अपने धैर्य और संकल्प को बनाए रखा, जो जीवन के कठिन दौर में हमें सीखने की प्रेरणा देता है। इस हादसे में बचे लोग भूख और ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। यह हमें बताता है कि जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हादसे के बाद बचे हुए लोगों ने समूह में एकजुट होकर काम किया। एक दूसरे की मदद से उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए टीम वर्क और एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण है। 72 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में फंसे रहने के बावजूद
बचे हुए लोग अपने बचने की आशा और विश्वास को बनाए रखें। यह हमें सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी आशा और विश्वास को नहीं खोना चाहिए। इस हादसे ने बचे हुए लोगों को जीवन के असली महत्व का एहसास कराया। जब वे मौत के करीब थे, तब उन्होंने जीवन की वास्तविक कद्र की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को हर पल संजोना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाना चाहिए। उरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 का हादसा मानव धैर्य, संघर्ष और आशा की कहानी है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है।